तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जो कि जेल में बैठा हुआ है और कुछ ही घंटों में उसे फांसी है, लेकिन वो इस टाइम बिल्कुल रिलैक्स है, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं। पर एक प्रीस्ट उससे मिलने के लिए आता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है कि कोई मौत से पहले इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। ये सवाल वो बकेट से पूछता भी है। बकेट मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर सुनो मेरी कहानी। मेरे पास सिर्फ 4 ही घंटे हैं, जिसके बाद मेरी जिंदगी का क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस टाइम में मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। अब कहानी चली जाती है उस वक्त में जब बकेट पैदा भी नहीं हुआ था। बकेट की मॉम का नाम था मैरी। वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से थी जिसका नाम रेड फेलो फैमिली था। उनकी दौलत लगभग $9 मिलियन थी, लेकिन मैरी को इन पैसों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो जब 18 साल की हुई तो पार्टी में उसकी मुलाकात एक आम से लड़के से हुई। वो एक बैंड का मेंबर था। मैरी को वो लड़का पसंद आया और फिर एक दिन मैरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो टेंशन में तो होती है, लेकिन वो हिम्मत करके ये सारी बात अपने डैड को बता देती है। इस बच्चे के बारे में सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते कि उनके वारिस के साथ एक आम से इंसान का नाम जुड़ा हो। मैरी से कहते हैं, तुम्हारे पास 2 रास्ते, या तो इस बच्चे को मार दो या फिर घर छोड़ दो। मैरी एक पल के लिए नहीं सोचती और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैरी अब अपने फ्रेंड से शादी भी कर लेती है और जल्द ही ये न्यू जर्सी के एक नॉर्मल से एरिया में शिफ्ट हो। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई नौकर नहीं थे, एक छोटी सी आम सी जिंदगी थी, पर मैरी सब में खुश थी। फिर वो दिन भी आ गया जब बकेट पैदा हुआ। उस टाइम पर बकेट के डैड वही हॉस्पिटल में थे। बकेट के पैदा होने की खुशी वो संभाल नहीं पाए और उसी टाइम उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं पर मारे गए। इस तरह मैरी अब एक सिंगल मॉम बन गई और उस दिन से उसने सारी चीजें अकेले ही संभालना शुरू कर। वो अपनी फैमिली में वापस नहीं गई और एक नॉर्मल से गवर्नमेंट जॉब करने लग गई। हालांकि इस जॉब से पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन वो इतने सही पैसों से बकेट को वो लाइफ देने की कोशिश कर रही थी जो कभी उसने जी थी। उसने बकेट को उसी स्कूल में एडमिट करवाया था जहाँ पर उसके फैमिली के सभी बच्चे पढ़ा करते थे। उसने बकेट को पियानो सिखाया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए और मेंटली और फिजिकली उसे ऐसा ही तैयार किया जैसे वो कोई अमीर बच्चा हो, क्योंकि वो जानती थी एक दिन बकेट को उसी दुनिया में जाना है जहाँ से वो निकल कर आई है। यहाँ बकेट को अपनी क्लास फेलो जूलिया अच्छी लगती है, जिससे वो दोस्ती करना चाहता है, पर जूलिया को बकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जूलिया बहुत ही ज्यादा अमीर थी और खूबसूरत। जाहिर तो बकेट भी अमीर ही लगता था, पर बकेट ने उसके पूछने पर सच सच बता दिया था कि वो न्यू जर्सी के एक छोटे से इलाके में रहता है। इसी वजह से जूलिया उससे दूर हो गई थी। हालांकि बकेट ने उसे कहा भी एक दिन आएगा मेरे पास बहुत पैसा होगा। उसने उसे वो सच बता दिया जो उसकी मॉम ने कभी उसे बताया हुआ था कि वो रेड फेलो फैमिली का एक मेंबर है और जल्द ही उनकी सारी दौलत उसके पास होगी। ये बात सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए जूलिया उसके करीब तो आई, लेकिन फिर जूलिया को ये सब बातें धोखा लगने और इसलिए वो उसका मजाक बनाते हुए उसकी जिंदगी से दूर हो गई। बकेट की जिंदगी में एक और फिर बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। एक दिन घर जाने पर उसे पता चला कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसकी मॉम को कैंसर हो चुका था, वो मरने वाली थी। बकेट को उम्मीद थी कि अब उसकी मॉम की मरने की खबर सुनकर तो रेड फेलो फैमिली उसके पास आएगी, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं किया। मरने से पहले मैरी ने बकेट का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें वो लाइफ नहीं दे पाई जो तुम डिजर्व करते थे, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन वो लाइफ गुजारोगे जो तुम डिजर्व करते हो। लाइफ तुम्हारा हक है। ये बात कहकर वो इस दुनिया से चली गई। मरने से पहले मैरी की ख्वाहिश थी कि उसे उसकी फैमिली के ग्रेवयार्ड में दफन किया जाए, पर रेड फेलो फैमिली ने ये बात पे और मजबूरन बकेट को अपनी मॉम को एक आम ग्रेवयार्ड जाना पड़ा। उसके बाद उसने एक और मर्तबा रेड फेलो फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसे वहाँ पर एक लेटर दे दिया गया जिस पर लिखा हुआ था कि तुम्हारा यहाँ पर कोई। फिर उसे फोस्टर केयर में रहना पड़ा। वो स्कूल, वो लाइफ, सब कुछ उसका छूटा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और वो बड़ा हो गया। उसने नॉर्मल सी पढ़ाई की और फिर एक आम सा सेल्समैन बन गया। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक मिडिल क्लास इंसान जैसी रह गई थी। जहाँ वो अपनी जिंदगी में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था, वहीं एक दिन उसकी जिंदगी में दोबारा जूलिया लौट आई। बकेट का दिल एक और मर्तबा हिला, लेकिन जूलिया की इस टाइम शादी हो चुकी थी। बकेट ने फिर भी कोशिश की, जूलिया ने मना कर दिया और जाते जाते उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि जब तुम्हारी फैमिली के सब लोग मर जाएंगे ना, तब मुझे कॉल करना। जूलिया के लिए तो ये एक मजाक था, लेकिन बकेट के लिए एक सिग्नल था। ये उसे ख्याल पहले क्यों नहीं आया था? अगर रेड फेलो फैमिली के सभी लोग मर जाते तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उसके नाम हो जाती। डराते ही वो अपना फैमिली ट्री उठाता है
और उसे पता चलता है कि फैमिली में 7 लोग हैं और अगर ये सातों के सातों मर जाए तब जाकर वो प्रॉपर्टी उसके नाम होगी। वो सातों के लाइफस्टाइल को बहुत गौर से देखता है और सबसे पहला टारगेट बनाता है टाइलर को। वो एक ब्रोकर था, अब इतनी बड़ी फैमिली से था, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में होना तो उसका बनता था। वो टाइलर की ऑर्गेनाइज की हुई एक पार्टी में जाता है जहाँ टाइलर बहुत ही स्टाइल से हेलीकॉप्टर में एंट्री करता है पैसे उड़ाते हुए। पार्टी ऐसी ही चलती रहती है और बकेट उस पर नजर रख के रखता है, जिसके बाद बकेट नोटिस करता है कि टाइलर अकेला ही अपने यॉट में एंजॉय कर रहा था और यॉट यहाँ पार्टी साइड से काफी दूर चली गई थी। टाइलर अकेला था, ये बात पार्टी में लोग नहीं जानते थे। उसे यही सही मौका लगा। वो भी एक वाटर स्कूटर लेते हुए उसकी यॉट तक जाता है और टाइलर के यॉट के एंकर को पानी में फेंक देता है और एंकर की रस्सी को टाइलर के पाँव में लगाकर खुद यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही बोट थोड़ा सा चलती है, एंकर पर प्रेशर पड़ता है और वो एंकर टाइलर की बॉडी को पकड़ लेता है और ऐसे उसकी मौत हो जाती है, जिसका किसी को पता भी नहीं चलता कि वो एक मर्डर है। सबको यही लग रहा था कि वो एक एक्सीडेंट है जिसमें टाइलर की ये गलती है। बकेट जो पार्टी साइड पर वापस आ गया था, उसके अंदर अब एक अजीब सी फीलिंग थी। जितना मुश्किल वो ये सब कुछ सोच रहा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ये सब काफी इजी था। इस टाइम वो डरा हुआ भी था और हैरान भी। बकेट टाइलर के फ्यूनरल पर भी गया, बिल्कुल न डर होकर, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और वहाँ जाकर वो टाइलर के डैड से भी मिलता है। वो अपने आप को एक बड़ा ही शरीफ इंसान दिखाता है और यहाँ टाइलर के डैड को ये सच भी बता देता है कि वो मैरी का बेटा है। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बकेट को पहले से ज्यादा प्रोटोकॉल देने लगता है। इस टाइम उसने बकेट से माफी भी मांगी क्योंकि वो जानता था कि बकेट के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है। उसे कहता है, मेरी बहुत हिम्मत वाली, हम गलत थे, हम उसकी मदद भी नहीं कर पाए, पर आज अगर तुम मेरे सामने आ गए हो तो मैं अपने उस गिल्ट को खत्म करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर मेरी की मदद ना करने का है। तुम मेरे ऑफिस में मेरे बेटे वाली जॉब कर सकती हो, एक फाइनेंसर बन सकते हो। हालांकि बकेट को ये काम नहीं आता था, लेकिन उसने भी फौरन हाँ कर दी। रेड फेलो फैमिली में नहीं, कम से कम रेड फेलो ऑफिस में तो काम करने का उसे मौका मिल ही गया। यहाँ वो नए लोगों से मिला, नई चीजें सीखी, नई दुनिया समझी और उसे ये बात पता चली कि ये दुनिया तो बहुत अलग है उस दुनिया से जिस दुनिया में वो जीता आया है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है, लाइफ उसकी काफी ज्यादा सेट हो चुकी है और पहले से काफी बेहतर भी। और ऐसे ही एक रात में उसे दोबारा जूलिया का फोन आ जाता है जो उससे कहती है, तुम मुझे दोबारा कॉफी पर चलने के लिए पूछ सकते हो। उसकी बात मानने के लिए उसे दोबारा कॉफी पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एक कोई मर्तबा जूलिया मना कर देती है। बकेट को समझ नहीं आती कि जूलिया चाहती क्या है, लेकिन फिर उसकी और जूलिया के दरमियान में बातें होती। अब ऐसे ही कुछ और दिन भी गुजर जाते। बकेट को पता था कि उसका क्या मिशन है। उसे अपनी वो पोजीशन वापस हासिल करनी थी जिसका वो अपनी मॉम से वादा करके आया था, जिसके लिए उसे अपने रास्ते में आने वाले हर रेड फेलो फैमिली के मेंबर को मारना था। और उसका अगला टारगेट था अब नोवा। नोवा एक आर्टिस्ट था, पेंटिंग करने के साथ साथ वो सिंगिंग भी करता था और उसके और भी बहुत से शौक थे। बकेट एक दिन उसका फैन बनकर उसके आर्ट शो में जाता है। अब बकेट क्योंकि उसकी बहुत सी काम की तारीफ करता है, इसीलिए जल्द ही इनके दरमियान में क्लोजनेस बढ़ जाती है और मौका देखते ही बकेट उसे ये सच्चाई बता देता है कि वो उसका कजन है। ये सुनकर नोवा खुश हो जाता है। वो तो अपने शो के बाद अब उसे लेकर घर भी आ जाता है, जहाँ बकेट की मुलाकात होती है रूथ से। वो नोवा की फ्रेंड थी और कुछ अलग। उसे भी मैरी की तरह दौलत और इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं और अपनी मॉम जैसी सोच देखकर उसकी और बकेट की काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। खैर अभी के लिए तो बकेट जाने लगता है, लेकिन नोवा जाते जाते उसे अपनी यहाँ जो पूरे प्लान से आया था, वो बाथरूम का बहाना बनाते हुए नोवा की वर्कशॉप में जाता है और वहाँ फोटोग्राफिक केमिकल्स के अंदर कुछ और केमिकल्स मिक्स कर देता है। ये ऐसे केमिकल्स थे कि यहाँ पर लाइट जलते ही इनके अंदर एक चिंगारी पैदा हो और ये बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाते। किसी को भी नहीं पता चलता कि ये किसी का प्लान किया हुआ मर्डर है। सबको बस यही लगता कि ये सब नोवा की बस अपनी गलती की वजह से हुआ है। अपना सारा प्लान पूरा करके बकेट अपनी जैकेट वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। ये भी उसने जानबूझकर किया था क्योंकि वो जानता था कि रूथ उसकी जैकेट को देखकर जरूर उससे मिलने के लिए आएगी और ऐसा हुआ भी, जिससे उसे कंफर्म हो गया कि अब उन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। यहाँ ये दोनों अपनी दोस्ती बढ़ाने में लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ नोवा जैसे ही अपनी वर्कशॉप का बल्ब जलाता है, वहाँ पे एक स्पार्क होता है और बस फिर उसी स्पार्क से यहाँ पर एक केमिकल एक्सप्लोजन हो जाता है, एक धमाका हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब पहले की तरह ही कॉन्फिडेंस के साथ बकेट इसके भी फ्यूनरल में जाता है और फ्यूनरल में ही उसे 2 FBI एजेंट पकड़ ले। वो बकेट से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा इस फैमिली से कोई ताल्लुक है, कोई रिलेशन है, लेकिन बकेट यहाँ पर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नोवा सिर्फ मेरा एक दोस्त था। खैर अब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ गई। बकेट ने भी अपने ऑफिस में काम बहुत अच्छे से सीख लिया था और कुछ ही महीनों में उसने अपने क्लाइंट्स भी बना लिए थे। वॉरेन यानी उसके अंकल ने उसे उसका ऑफिस भी दे दिया था एक पूरा।
उसकी लाइफ अब और भी ज्यादा अच्छी और लैविश हो गई थी। और ऐसे ही एक दिन उससे दोबारा जूलिया मिलने के लिए आ गई। इस टाइम भी वो बिना मकसद के मिलने नहीं आई थी। असल में उसके हस्बैंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिस नुकसान को पूरा करने के लिए वो बकेट से लोन लेने के लिए आई थी। वो तो जूलिया को लोन भी देने से मना कर देता है, क्योंकि जूलिया ने लाइफ में कई मर्तबा उसे हर्ट किया था। सुनकर जूलिया सीरियस हो जाती है और उसे धमकी देकर जाती है, देख लो तुम्हें लोन देना है या फिर पुलिस के पास। अभी तक राइट फेलो फैमिली के 2 मेंबर मरे, जरा बताओ तो तीसरी बारी किसकी है। ये सुनना था कि बकेट को पता चल गया कि जूलिया सब कुछ जानती है। इस टाइम तो वो खामोश रहा, लेकिन उसने तीसरे इंसान को भी मारने का प्लान बना लिया था, जिसका नाम था स्टीवन। वो एक पास्टर था, लेकिन फेक पैसे के लिए स्पिरिचुअलिटी बेचता था। 2 कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग के केस भी थे उसके ऊपर, बहुत दुश्मन थे उसके। बकेट ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना शुरू किया और अपने असिस्टेंट को अपना सूट पहनाकर हॉट डॉग लेने के लिए भेज दिया, ताकि बाद में सीसीटीवी के रिकॉर्ड में वो सबको बुद्धू बना सके। फिर वो एक रिपोर्टर बनते हुए स्टीफन के ऑफिस में चला गया इंटरव्यू लेने के बहाने, और मौका मिलते ही उसके सप्लीमेंट के अंदर कुछ मिला दिया। काफी देर तो इंटरव्यू लेता रहा, लेकिन अचानक से स्टीफन ने एक तलवार उठा ली और उसके गले पर तान दी और उसे कहा, सच बताओ तुम कौन हो, जिस रिपोर्टर का भेस लेकर तुम आज यहाँ पर आए हो वो रिपोर्टर सालों पहले मर चुका। इस मर्तबा तो बकेट की भी सांसें खुश्क हो गई थी। उसे लगा कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ उसने एक नई मूव खेली और स्टीवन से कहा, असल में मैं आपका कजन और आपके करीब आने के लिए मैंने ये सब झूठ बोला। ये सब सुनकर स्टीवन भी इमोशनल हो गया और उसने माफी मांगी और उसने कहा, मुझे लगा कि कोई मुझे एक्सपोज करने वाला रिपोर्टर भेस बदल कर आया है। ऐसे ही लोगों की बातें चलती रही और इस दौरान स्टीवन ने वो ड्रिंक पी भी ली, जिसकी वजह से कुछ ही देर में उसे हार्ट अटैक आया और वो मर भी। क्योंकि ये सारा काम एक चर्च के अंदर हुआ था, तो चर्च ने भी अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए इस मर्डर के केस को एक नेचुरल डेथ का केस बना दिया और इस तरह बकेट तीसरे मर्डर के बाद भी बच गया। दूसरी तरफ अब भी बकेट की लाइफ नॉर्मल थी, वो रोज से मिल भी रहा था। यहाँ पर ये दोनों शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं और आज रात वो डिनर के लिए उसे अपने घर पर भी इनवाइट करता है। लेकिन जैसे ही वो घर आया तो अंदर उसने देखा कि पहले से ही जूलिया बैठी हुई थी। यहाँ पर उससे ऊट-पटांग की बातें करने लग जाती है और इसी दौरान डोरबेल बजती है। वो जानता था कि रूथ ही आई होगी, इसीलिए वो जूलिया को बैकडोर से भगा देता है और फिर रूथ को लेकर घर पे भी नहीं आता, एक दूसरे रेस्टोरेंट में चला जाता है और इस मर्तबा उसकी सारी सच्चाई रूथ के सामने आने से बच जाती है। बात करें उसके प्लान की, तो इस मर्तबा उसने कैसेंड्रा को मारने का प्लान बनाया था। कैसेंड्रा एक बहुत अच्छी लेडी थी और उसने तकरीबन 11 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ था और उसकी बहुत सारी चैरिटीज भी थी, लेकिन घर पर वो एक बहुत ही लेविश लाइफ गुजारती थी। सिक्योरिटी भी उसके घर पर बहुत ज्यादा थी और जब उसे पता चला कि उसकी फैमिली में पहले से ही बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो उसने अपने घर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा सख्त कर ली। अपने घर के इर्द गिर्द लेजर सिस्टम लगा लिया, यहाँ तक कि उसने अपना ऑफिस भी प्रोटेक्टेड करवा दिया था। लेकिन एक चीज वो भूल गई, हर हफ्ते वो एक स्पा चाहती थी जिसमें कोई सिक्योरिटी। बकेट ने उसकी बस इसी कमजोरी को फायदा उठाया और एक दिन एम्प्लॉय बनते हुए अंदर चला गया। उसने कैसेंड्रा को एक फ्री टीथ व्हाइटनिंग ऑफर किया और कैसेंड्रा ने बिना सोचे समझे वो डिवाइस उठाकर मुंह में लगा लिया। बकेट ने उसके अंदर भी जहर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कैसेंड्रा की भी मौत हो गई और पुलिस भी इस मौत को मर्डर साबित नहीं कर पाई, क्योंकि साफ पता चल रहा था कि किसी चीप प्रोडक्ट की वजह से उसकी मौत हुई है। अब इसके बाद 5वां आदमी था मैक रूथर। उसके सबसे ही अलग शौक थे, उसने अपना ही एक स्पेस कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ था और वो खुद भी चांद पर जाना चाहता था। बकेट एक दिन बड़े आराम से उसके एम्प्लॉय के उल्ले में उसके पीछे गया, उसकी कॉफी में उसने जहर मिला दिया। उस जहर का असर फौरन तो हुआ नहीं। जब वो अपने प्राइवेट फाइटर जेट में बैठकर फ्लाई कर रहा था, दवाई का असर उस टाइम हुआ, उसका कंट्रोल उसके प्लेन से खत्म हो गया और प्लेन क्रैश के अंदर उसकी मौत हो गई। हर एक मर्डर के बाद बकेट पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता जा रहा था, क्योंकि जब जब मर्डर करता था कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था और किसी को शक भी नहीं हो रहा था। 5 लोगों को मारने के बाद अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक उसके ग्रैंडपा और एक उसके अंकल, जिसने अपने बेटे की जगह उसे दी थी और उसे हर मुश्किल में सपोर्ट किया था। उसे फैसला कर लिया था कि वो अपने अंकल को नहीं मारेगा, क्योंकि अंकल ने ही उसकी जिंदगी में उसके डैड की कमी को पूरा कर दिया था। अब सब कुछ ठीक था, सब नॉर्मल था। जो लेविश लाइफ उसे चाहिए थी वो भी मिल गई थी और अब रूथ भी उसे मिलने वाली थी। उसे लगा था कि लाइफ सेट हो गई, लेकिन फिर मुसीबतें वापस आना शुरू हो गई। FBI ने सारे केस खोल लिए, क्योंकि स्टीवन की डेथ के दौरान उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी थी। जिस टाइम स्टीवन की मौत हुई थी, FBI वाला आकर पूछते हैं कि तुम इस टाइम कहाँ थे। बकेट बताता है कि मैं हॉट डॉग खा रहा था और वो अपनी एम्प्लॉय की CCTV फुटेज भी दिखा देता है। अब क्योंकि इस फुटेज के अंदर उसका चेहरा सही तरह नजर नहीं आ रहा था, तो शक के दायरे में वो अभी भी रहता है और उसके पीछे बहुत सारे एजेंट्स लगा दिए जाते हैं।
लाइफ ऐसे ही चलती जा रही थी। दिन गुजरे और उसके अंकल रॉन की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें हार्ट अटैक आया। काफी दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन उनके घर से कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं आया। सारी जिम्मेदारी बकेट ने ही उठाई हुई थी और इसकी वजह से उसके अंकल और भी ज्यादा इम्प्रेस थे। उन्होंने अपनी काफी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम भी कर दी और फिर एक दिन उनकी भी मौत हो गई। उनकी मौत ने सच में बकेट को तोड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके अंकल मरे। खैर, इस गम से वो जल्दी निकल आया, क्योंकि अब रूथ और उसकी एंगेजमेंट, जिस दिन एंगेजमेंट थी उसी दिन उसे अपने ग्रैंडफादर का इनविटेशन भी आ गया। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि वो कहाँ जाए। वो रूथ को अब सारी सच्चाई बता देता है कि वो रेड फेलो फैमिली का एक मेंबर है और काफी सालों बाद उसके ग्रैंडपा ने उसे बुलाया है और वो वहाँ जाना चाहता है। रूथ उसे कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि तुम एंगेजमेंट से पहले घर वापस आ जाओ। वो भी रूथ की बात मान जाता है और अब ऑफिस के बाद वहाँ जाने का प्लान कर ही रहा होता है कि अचानक उसके ऑफिस में जूलिया आ जाती है। इस टाइम जूलिया के हाथ में बहुत सारी पिक्चर्स थी और ये पिक्चर्स असल बकेट के खिलाफ एविडेंस थे उसके किए हुए हर मर्डर के। वो कहती है, मेरी एक गवाही तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म कर सकती है, क्योंकि मैं जानती हूँ टाइलर एक बहुत ही अच्छा स्विमर है, वो कैसे डूब कर मरा और जिस दिन स्टीवन मरा उस दिन तुम हॉट डॉग भी। सुना था कि खुद बकेट के पसीने छूटने लगे। उसने कहा कि अगर तुम इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो बस एक छोटा सा काम करो। मेरे हस्बैंड आज भी डिप्रेशन में अपने ऑफिस में, उसको $3 लाख की जरूरत है। तुम जाओ अभी के अभी ये चेक साइन करो और उसे देकर आओ। इससे पहले कि जूलिया ये सब FBI एजेंट को बताती थी, वो भागकर उसके हस्बैंड के ऑफिस में जाकर उसे सारे पैसे दे देता है। सबके बाद वो अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चला जाता है और पहली मर्तबा अपने ग्रैंडपा को अपने सामने देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन उसके ग्रैंडपा वो इमोशनल होने के कोई मूड में नहीं थे। वो यहाँ पर उससे डायरेक्ट बातें करते हैं और उससे पूछते हैं, इतनी जल्दी तुम्हें तरक्की कैसे मिल रही है? फाइनेंस में इतने आगे चले गए, इतना अच्छा घर ले लिया, करते क्या हो आजकल? अच्छा चलो सच सच बता दो कि तुमने सबको मारा कैसे? ये बात सुननी थी कि बकेट एक और मर्तबा घबराया। इस टाइम वो कुछ नहीं बोलता तो ग्रैंडपा खुद बोलना शुरू करते, मैरी मेरी सबसे प्यारी बेटी थी और उस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा, लेकिन फिर जो उसने किया उसकी वजह से उसने सारा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आज जिंदगी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुमसे देखो आज मेरे आसपास कोई नहीं है और सिर्फ तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि तुमने ही सबको मुझसे दूर, पहले मैरी को और अब मेरी पूरी फैमिली को। ये कहते हुए वो आगे बढ़कर एक एंटीक गन निकालते हैं और उसे बकेट के हाथ में पकड़ा और बकेट से कहते हैं, खत्म कर दो मुझे भी। बकेट ने गन तो उठा लिया, लेकिन वो अपने ग्रैंडपा को मार नहीं सकता था। वो गन नीचे रख देता है और ग्रैंडपा उसके हाथ से गन ले लेते हैं और उसी को शूट करने की कोशिश करते हैं। ये देखकर बकेट परेशान हो जाता है, अपने आप को बचाने की वो कोशिश करता है, यहाँ से भागता है, पर ग्रैंडपा गोलियां चलाते हुए उसके पीछे पड़ जाता है। अपने आप को बचाने के लिए वो एक कमरे में आता है और उसे वहाँ रखा एक बो एंड एरो मिल जाता है। बकेट उस बो एंड एरो को उठाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पहला तीर भी उसका जाया हो जाता है। उसने अपने आप को बचाने के लिए दूसरा तीर उठाया, दूसरा तीर उसका काम कर गया और वो जाकर सीधा उसके ग्रैंडपा के सीने में स्टैब हो गया और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा की मौत हो गई। इस टाइम पहली मर्तबा उसका कत्ल करते हुए हाथ कांपे थे। वो ना तो ये मर्डर करना चाहता था और जिस तरह से उसने मर्डर किया था अब वो पकड़ा ही जाता। इतनी सारी मेहनत के बाद सब कुछ तबाह हो गया था। वो रोने लगा और कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस आ गई, लेकिन यहाँ जिंदगी ने एक और मर्तबा उसका साथ दिया और ट्विस्ट ये निकला कि क्योंकि उसने मर्डर अपने डिफेंस में किया था तो इसकी उसे कोई सहारा हुआ। वो घर वापस आया तो रूथ बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि आज उनकी एंगेजमेंट थी और वो कैसे छोड़ सकता था। उसने सारी बातें छोड़ दी और उसने ये बताया कि उसके ग्रैंडपा मर गए, इस तरह मरे थे। ये सच्चाई भी उसने छुपा ली थी। ग्रैंडपा के मरने की खबर सुनकर रूथ भी उसे माफ कर देती है। खैर अब उनकी लाइफ एक दोबारा से नया मोड़ ले लेती है। बकेट के पास उसकी सारी दौलत आ जाती है जो कभी उसकी मॉम ने छोड़ दी थी। लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और इस लाइफ में वो रूथ को अपने साथ रखता है, लेकिन रूथ बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। ये लाइफ उसे नहीं चाहिए थी, वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए तो उसने नोवा को छोड़कर बकेट को चुना था। पर बकेट के पास भी अब यही लाइफ थी। बकेट भी इस पार्टी में खुश था। अचानक से इसी पार्टी के अंदर FBI के एजेंट आते हैं और उसे चुपके से अरेस्ट कर लिया। वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसने किस मर्डर में गलती की। पर FBI वाले जब उसे ये बताते हैं कि उसे तो जूलिया के हस्बैंड के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा है तो वो टूट जाता है। मतलब जो कुछ उसने किया था वो उसके इल्जाम में गिरफ्तार नहीं हुआ था, बल्कि उस जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार हो गया था जो उसने किया भी नहीं था। उसे जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसे पता चलता है कि सबके पीछे मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि जूलिया है। जूलिया ने ही अपने हस्बैंड का सुसाइड केस को मर्डर केस का नाम दिया था और सारा इल्जाम बकेट पर लगा दिया था, ये कहते हुए कि बकेट मुझे पाना चाहता था इसीलिए उसने मेरे हस्बैंड को मार दिया। अब ये सब कुछ सुनना था कि रूथ भी उसे छोड़कर यहाँ से चली जाती है और बकेट कुछ कर भी नहीं पाता।
मरने से काफी देर पहले जूलिया उससे दोबारा वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी सारी लाइफ बदल सकती हूँ, तुम्हारी मौत को जिंदगी में बदल सकती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड ने सुसाइड की थी और वो सुसाइड नोट मेरे पास है, लेकिन इस सब के पीछे एक शर्त है कि तुम अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दो। बकेट जानता था कि जूलिया एक और मर्तबा उसे धोखा भी दे सकती है, पर अब उसके पास कोई और रास्ता जो नहीं था। उसकी सारी दौलत वैसे भी ट्रस्ट को चली जाती। इस मर्तबा उसने जूलिया पर एतबार करने का ये फैसला। वो ये सारी कहानी बैठा हुआ प्रीस्ट को बता रहा था। वो कहता है, मैं नहीं जानता कि जूलिया मेरी जान बचाएगी या नहीं बचाएगी, लेकिन मैंने जो कुछ किया मैं आपको बता चुका। इसी वक्त पर अब यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे लगता है कि उसे मौत के घाट पर लेकर, लेकिन यहाँ उसकी किस्मत बदल जाती है और पता चलता है कि जूलिया ने उसे धोखा नहीं दिया था। पुलिस को सुसाइड नोट देकर उसने बकेट की जान बचा ली थी। जेल से जब वो बाहर निकला तो वहाँ पर रूथ थी। रूथ ने उसे उसका लॉकेट वापस दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। बकेट को लगा कि अब दोबारा उसकी जिंदगी जीरो हो गई है, जैसी कई सालों पहले थी। सब कुछ वो नए सिरे से स्टार्ट करने का सोच ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि जूलिया बड़ी सी गाड़ी में उसे लेने के लिए आई थी। बकेट समझ गया था कि जूलिया अब उसके साथ रहना चाहती है और कि दौलत उसके साथ बांटना चाहती है। उसके पास अब सब कुछ है, वो दौलत भी, अपने बचपन का प्यार भी, लेकिन वो नहीं है जिससे उसने सच्चा प्यार किया था। इस टाइम आखिरी मर्तबा उसे प्रीस्ट की याद आती है। प्रीस्ट सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उन्हें पता था कि बकेट ने अपने गॉड से कन्फेशन कर लिया है और अब वो बकेट और गॉड का राज खोलने वाले नहीं थे। बकेट की लाइफ अपसेट हो गई थी और ऐसे ही बकेट को एक लविश लाइफ में दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।